नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को एआई की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो जाहिर है बड़े बड़े आंदोलन याद आते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन कभी सोचा है कि एक बड़ा आंदोलन खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच के जो साल थे, उस खालीपन में क्या हुआ? असल में वो खालीपन था ही नहीं। वो तो एक नए और शायद ज्यादा बड़े तूफान से पहले की शांति थी। आज हम उसी एक दशक की कहानी में उतरेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी बातचीत की जड़ है। क्योंकि देखिए, वो ठहराव का दौर बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसा दौर था जब अंदर ही अंदर बहसें चल रही थीं, निराशा थी और एक बिल्कुल नए किस्म का गुस्सा पनप रहा था। और इन सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही पलट के रख दिया। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल है 1922। देश ने अभी अभी अपना पहला बहुत बड़ा मास मूवमेंट देखा था, असहयोग आंदोलन। लेकिन अचानक सब रुक गया। इस अचानक ब्रेक लगने से एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक सन्नाटा सा छा गया। और जानते हैं, इसी सन्नाटे के बीच कांग्रेस के अंदर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई कि अब क्या। तो सवाल ये है कि आंदोलन रुका क्यों? हुआ ये था कि चौरी चौरा नाम की जगह पर एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसक हो गया। पुलिस के साथ झड़प हो गई। जब महात्मा गांधी तक ये खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि लोग, सत्याग्रही, अभी अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। जाहिर है, इस एक फैसले से कई बड़े नेता निराश हुए और पूरी की पूरी राजनीति जैसे थमसी गई। अब इस सन्नाटे में कांग्रेस में एक ही सवाल गूंज रहा था, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या करें? और यहीं पर पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे पुराने नेता। उनका कहना था, देखो, जनता थक चुकी है, अब हमें रणनीति बदलनी होगी। चलो चुनाव लड़ते हैं, काउंसिल्स में जाते हैं और सिस्टम के अंदर से ब्रिटिश राज का विरोध करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसी युवा पीढ़ी थी। उनका तर्क था, नहीं, कोई समझौता नहीं, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है और इसके लिए हमें जनता को एक और बड़े और ज्यादा रैडिकल संघर्ष के लिए तैयार करना होगा। तो एक तरफ कांग्रेस अपनी अंदरूनी खींचतान में लगी हुई थी, लेकिन तभी 1920s के आखिर में दो ऐसी चीजें हुई जिनका भारत की राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ा, और इन दोनों ने मिलकर माहौल में एक नया करंट दौड़ा दिया। पहला फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि वैश्विक आर्थिक मंदी। 1926 के बाद से खेती से जुड़ी चीजों का दाम लगभग आधा हो गया। अब सोचिए, किसान की पूरी मेहनत की कमाई आधी रह गई, लेकिन लगान तो उतना ही देना था। नतीजा, पूरे देश के गांवों में एक जबरदस्त गुस्सा खौल रहा था। और दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा कारण था साइमन कमीशन। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कमीशन भेजा, और मजाक देखिए, भारत का भविष्य तय करने वाले इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज। ये एक सीधी सीधी बेइज्जती थी, और इसके खिलाफ पूरा देश एक हो गया। साइमन गो बैक के नारों ने हर गली कूचे को भर दिया। यहां तक कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो अक्सर अलग अलग रास्ते पर होते थे, वो भी इसके विरोध में एक साथ आ गए। तो देखिए, एक तरफ किसानों का आर्थिक गुस्सा और दूसरी तरफ साइमन कमीशन से हुआ ये राष्ट्रीय अपमान। इन दोनों चीजों ने मिलकर आजादी की लड़ाई का गियर ही बदल दिया। अब तक जो डोमिनियन स्टेटस, यानी ब्रिटिश राज के अंदर थोड़ी बहुत आजादी की बातें हो रही थी, वो सब पुरानी हो गईं। अब एक नई और बुलंद आवाज उठी, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई समझौता नहीं। और ये बदलाव कितनी तेजी से आया, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1928 में साइमन कमीशन आया और पूरे देश में विरोध की आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए अक्टूबर 1929 में वाइसरॉय इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमोल सा वादा किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और फिर आया ऐतिहासिक दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया, और तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।
और उस दिन 26 जनवरी 1930 को देश भर में लोगों ने एक शपथ ली। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक ऐलाने जंग था। शपथ में कहा गया, हमारा मानना है कि स्वतंत्रता पाना और अपनी मेहनत का फल भोगना हर भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह अलग होकर पूर्ण स्वराज हासिल करना ही होगा। सोचिए, इन शब्दों ने उस दौर में क्या जोश भरा होगा। अच्छा, पूर्ण स्वराज का नारा तो लग गया, ये सुनने में बहुत दमदार था, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए इसका मतलब क्या था? तो अब असली चुनौती ये थी कि इस बड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए, इसे देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए। और यही वो सवाल था जिसका जवाब महात्मा गांधी ढूंढ रहे थे। उन्हें एक ऐसा प्रतीक चाहिए था, एक ऐसी चीज जो पूरे देश को, अमीर, गरीब, शहर, गांव, सबको एक साथ जोड़ दे। और वो जवाब मिला नमक में। हाँ, नमक। सुनने में कितना साधारण लगता है ना? लेकिन यही वो चीज थी जिसमें पूरे देश को हिला देने की ताकत थी। तो सवाल उठता है कि आखिर नमक ही क्यों? देखिए, इसके पीछे एक जीनियस सोच थी। पहली बात, नमक एक यूनिवर्सल चीज है, अमीर हो या गरीब, हर किसी के खाने का जरूरी हिस्सा। दूसरी और सबसे अहम बात, अंग्रेजी सरकार ने नमक बनाने पर अपनी मोनोपोली कर रखी थी और उस पर भारी टैक्स लगा रखा था। ये एक ऐसा जुल्म था जो हर भारतीय को हर दिन चुभता था। इसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, यह अन्याय सब महसूस कर सकते थे। और बस इसी एक मुट्ठी नमक को प्रतीक बनाकर महात्मा गांधी ने अपने अगले और शायद सबसे मशहूर आंदोलन का बिगुल बजा दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन का आगाज हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च से। देखिए, ये कितना प्लान किया हुआ था। सबसे पहले गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें 11 मांगें थी और एक मांग नमक टैक्स हटाने की भी थी। जाहिर है, वाइसरॉय ने उसे ठुकरा दिया। फिर गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 24 दिनों तक 240 किलोमीटर पैदल चले। रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए और आखिर में 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। समंदर का पानी उबाला और एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को पूरी दुनिया के सामने तोड़ दिया। और बस इसी एक मुट्ठी नमक के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब ये समझिए कि ये पिछले आंदोलन यानी असहयोग से कैसे अलग था। असहयोग में सिर्फ अंग्रेजों का साथ देने से मना करना था, लेकिन इस बार तो जानबूझकर खुलेआम उनके अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना था। ये एक कदम आगे की बात थी। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ये एक जबरदस्त मास मूवमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई एक ही सपने के लिए लड़ रहा था? नहीं, जमीनी हकीकत थोड़ी और पेचीदा थी। स्वराज शब्द तो एक था, पर हर किसी के लिए उसके मायने अलग थे। जरा इस पर नजर डालते हैं। जैसे जो अमीर किसान थे, उनके लिए स्वराज का मतलब था भारी भरकम लगान से छुटकारा। वहीं जो गरीब किसान थे, वो चाहते थे कि जमींदारों को जो किराया देना पड़ता है वो माफ हो जाए। अब कांग्रेस गरीब किसानों की नो रेंट मुहिम का खुलकर साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे जमींदार नाराज हो जाएंगे। इसी तरह जो बिजनेस क्लास थी, वो अंग्रेजों की बनाई रुकावटों से आजादी चाहती थी, पर उन्हें यह भी डर था कि आंदोलन लंबा चला तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और महिलाओं ने उन्होंने इसे राष्ट्र की सेवा का एक पवित्र कर्तव्य माना, लेकिन कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने में हिचकिचाहट थी। और इस आंदोलन की कुछ सीमाएं भी थीं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दलित समुदाय की भागीदारी बहुत सीमित रही। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे उनके नेता एक अलग राजनीतिक हल ढूंढ रहे थे। वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। बाद में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, लेकिन सारी चिंताएं दूर नहीं हुई। ठीक इसी तरह कई मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी इस आंदोलन से अलग थलग महसूस कर रहे थे। उन्हें कांग्रेस पर पूरा भरोसा नहीं था और आजाद भारत में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उन्हें कई शंकाएं थीं। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि एक देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं और हर किसी के अपने अपने सपने, अपने अपनी उम्मीदें हैं, उस देश को किसी एक लक्ष्य के नाम पर कैसे जोड़ा जा सकता है? ये चुनौती उस दौर में भी थी और शायद किसी न किसी रूप में आज भी हमारे सामने है। इस पर सोचना तो बनता है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।